नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं मुंबई आउटलुक। भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है। दुनिया में शायद ही भारत जैसा कोई देश होगा जहां पर हर साल चुनाव होते हैं। भारत में हर साल कम से कम 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा हर 5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव होता है। पर लोकतंत्र के नाम पर भारत में केवल चुनाव ही हो रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो चुनाव होते हैं वह भी लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हो रहे। लोकतंत्र को लाने वालों ने इसे राजतंत्र के विरोध में लाया था। राजतंत्र या राजाशाही में सारे अधिकार राजा के पास होते थे, जैसे प्रशासन चलाने का, शासन करने का, न्याय देने का व प्रचार प्रसार करने जैसे महत्वपूर्ण अधिकार राजा के पास होते थे। पर लोकतंत्र में अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया गया है। लोकतंत्र में शासन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाता है। प्रशासन चलाने के लिए यूपीएससी से प्रशासनिक अधिकार बनाए जाते हैं। न्याय देने के लिए स्वतंत्र रूप से न्यायपालिका है और इसके साथ ही प्रचार प्रसार करने के लिए अलग से माध्यमों को स्वतंत्र रखा गया है। लेकिन भारत में जिन लोगों का शासन है उन्हीं के नियंत्रण में ये अन्य सारे अधिकार है। लोकतंत्र की व्याख्या दुनिया के कई विद्वानों तथा राजनीतिक जानकारों ने की है। एक व्याख्या जो सामान्य रूप से हम सभी जानते हैं वह यह कि लोगों द्वारा लोगों के लिए चलाया गया शासन यानी लोकतंत्र। लेकिन यह बहुत सामान्य व्याख्या है और भारत के लिए इसे लागू नहीं किया जा सकता। भारतीय लोकतंत्र के लिए संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने की हुई लोकतंत्र की परिभाषा ही सही है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि खून का एक कतरा गिराए बगैर ही लोगों के जीवन में मौलिक रूप से परिवर्तन करने की जो व्यवस्था है उसे ही लोकतंत्र कहते हैं। इस लोकतंत्र ने भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हैं। उन्हीं अधिकारों में से एक अधिकार है अवसर की समानता। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में रखा गया है। यह अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसकी जाति, वर्ण, रंग, धर्म, जन्मस्थान, लिंग या आर्थिक आधार पर किसी भी पद से वंचित नहीं रखा जाएगा। उसे हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अवसर की समानता होगी। मगर भारत के चुनावी राजनीति में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। भारत में चुनावी राजनीति इस मोड़ पर आकर खड़ी है जहां पर केवल और केवल शक्तिशाली लोगों को और शक्तिशाली बनने का रास्ता बनाया गया है। शक्तिशाली फिर वो कई मायने में हो सकते हैं। हाल के कुछ चुनावों पर ध्यान दे तो पता चलता है कि जो लोग परिवारवाद के विरोध में बोला करते थे उन्हीं की संतानें आज राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल है। देश भर में ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। कई अमीरों को, कई फिल्मी सितारों को तो कई न्यायिक व प्रशासनिक सेवा से निवृत्त होने के बाद राजनीतिक दल इन्हें टिकट देते हैं। इसमें सभी दल शामिल हैं। वे किसी सामान्य कार्यकर्ता को या किसी सामान्य व्यक्ति को चुनावी राजनीति में नहीं उतारते। एक समय ऐसा भी था कि कई राजनीतिक दलों ने सामान्य लोगों को असामान्य ताकत देने का काम किया था। इसमें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम, शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे, आरजेडी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव, ऐसे कई नाम गिनाए जा सकते हैं। पर यदि उन्होंने सामान्य व्यक्ति के पीछे संगठन शक्ति खड़ी न की होती तो जो आज सामान्य असामान्य बन गए हैं वे सामान्य ही रह जाते। आज की तारीख में लोकसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को 95 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति चुनाव आयोग देता है। लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। वास्तविकता में सैकड़ों करोड़ रुपए एक लोकसभा की सीट पर प्रस्तापित पार्टियों द्वारा खर्च किया जाता है। उम्मीदवार को खर्च करने की एक मर्यादा है, एक लिमिट है, लेकिन पार्टी को किसी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं है। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस बार का लोकसभा चुनाव अब तक का सबसे महंगा चुनाव माना जा रहा है। अनुमान है कि इस बार इतना पैसा खर्च हुआ है जितना 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भी नहीं हुआ था। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज का अनुमान है कि यह चुनाव काफी खर्चीला होने के कारण इस बार एक वोट की कीमत 1400 रुपए तक पहुंच गई है। बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी की तिजोरी खोलकर पैसा खर्च किया है। अनुमान बताते हैं कि इस साल हुए चुनाव में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किया गया है, जो 2019 की तुलना में कई ज्यादा है। 2019 के चुनाव में 55 से 60 हजार रुपए खर्च हुए थे। 2024 के चुनाव में यह खर्चा 1,35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान बताया गया है। यह 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हुए खर्च से भी ज्यादा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 1.2 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे। जब इतना सारा पैसा प्रस्तापित राजनीतिक दल खर्च कर रहे हैं तो ऐसे में कोई आम आदमी इनसे मुकाबला कैसे करेगा भला? पैसा एक बात है,
पर क्या उस आम आदमी को मीडिया का अटेंशन मिलता है? और यहीं पर आता है अवसर की समानता का सवाल। मीडिया भी उन्हीं उम्मीदवारों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है जो कथित तौर पर शक्तिशाली है। जो उनकी नजर में शक्तिशाली नहीं है, उनके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी वो लोगों को देना नहीं चाहता या जरूरत नहीं समझता। हो सकता है कि जिनके पास पैसा नहीं है, जो किसी राजनीतिक दल के नेता के रिश्तेदार नहीं है, या जो किसी भी मायने में कथित रूप से शक्तिशाली नहीं है, तो क्या उसे अवसर की समानता से वंचित रखा जा सकता है? जिनके पास मौलिक बदलाव के लिए विजन है, प्लान है, समस्याओं के मूल की जानकारी है, क्या उन्हें चुनकर आने का अधिकार नहीं है? क्या मीडिया उनके अवसर की समानता का उल्लंघन नहीं कर रहा? अभी महाराष्ट्र के साथ झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। उसमें हम देख रहे हैं कि प्रस्तापित राजनीतिक दलों ने ज्यादातर उन्हीं लोगों को मैदान में उतारा है जिनके पास पैसा है, जिनके माँ बाप पूर्व के विधायक, सांसद या मंत्री रहे हैं, या अभी विधायक, मंत्री या सांसद है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिए हैं। उनके 40 विधायक भाजपा के साथ चले गए, इसलिए ठाकरे को नए चेहरे मैदान में उतारने पड़े, अन्यथा वे भी ऐसा नहीं करते। पर चर्चा तो प्रस्तापित दलों के उम्मीदवारों की ही हो रही है। उदाहरण के लिए दादर माहिम विधानसभा चुनाव क्षेत्र में शिंदे सेना की ओर से 4 बार के विधायक सदा सरवणकर और मनसे की ओर से राज ठाकरे के पुत्र अमित ठाकरे, इसके अलावा शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट से महेश सावंत को चुनावी मैदान में उतारा है। बावजूद इसके चर्चा केवल सरवणकर व अमित ठाकरे की ही चल रही है। महेश सावंत मीडिया के किसी चर्चा में नहीं है। जिनके पास कम पैसा है, जिनके पीछे कोई प्रस्तापित राजनीतिक दल नहीं है, ऐसे भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। पर क्या आपको उनके बारे में जानकारी है? यदि नहीं है तो इसमें आपका दोष नहीं है। भारत की मीडिया आपको उनकी जानकारी न देकर आपके सूचना के अधिकार का उल्लंघन कर रही है और उस उम्मीदवार की समानता, अवसर की समानता का भी उल्लंघन किया जा रहा है।